नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है नीलेश कुमार ने। और नीलेश जी, आपने बताया कि आप परभणी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 33 ईयर्स की आपकी एज है। 15 साल में 50 लाख रुपए आपको इकट्ठा करने हैं। तो उसके लिए आप जानना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट की एसआईपी आपको शुरू करनी चाहिए। तो यदि हम 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मानकर चलें, तो आप यदि 10,500 रुपया महीना निवेश करते हैं, यानी कि 10,500 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं, तो 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि यदि आप स्टेप अप मेथड यूज़ करें, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इनकम ईयर आफ्टर ईयर बढ़ेगी। तो इस हिसाब से यदि हम 10% का स्टेप अप करें, तो ऐसे में आपको शुरुआत में एसआईपी कम करनी होगी। यदि आप 6,000 रुपये या 6,500 रुपये महीने की एसआईपी करें फर्स्ट ईयर में और हर साल 10% से स्टेप अप करें, तो ऐसे में भी आप 15 साल में 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा ऑप्शन है ये आसान है और यदि आप इससे ज़्यादा अमाउंट की एसआईपी कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और क्योंकि पैसे की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप इन्वेस्ट करें। लेकिन जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया है, यदि 6,500 रुपया महीना आप फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे, तो आप 50 लाख रुपए 15 साल में इकट्ठा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुरेश ने। सुरेश जी, आपका सवाल है कि HSBC स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों में से किस फंड में इस वक्त इन्वेस्ट करना सही रहेगा। क्योंकि आपका सवाल स्मॉल कैप फंड को लेकर है, तो पहले जानना जरूरी है कि क्या आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पहले से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि आपने ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आपका नज़रिया लंबा है, आप 8-10 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी एसआईपी के जरिए, तब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये जो समय है वो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड्स के लिए बेहतर रहेगा। तो यदि जैसा मैंने कहा कि आपको अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड को ऐड करना हो, तो इन दोनों में से टाटा स्मॉल कैप फंड मेरे हिसाब से बेहतर चॉइस होगी और आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आपका इंडियन प्राइम वीडियो। तो सवाल यह है कि आपने ऑलरेडी 5.5 लाख रुपए ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में निवेश किए हुए हैं, 5.5 लाख रुपए ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में, 8 लाख रुपए ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में, 1.5 लाख रुपए ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 4 लाख रुपए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में और 1.5 लाख रुपए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और अभी 25 लाख रुपए आपको और लमसम करने हैं और फिर 2025 से आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ की SWP करनी है और अप्रैल 2027 से SWP के अमाउंट को बढ़ाकर आपको 25,000 के बजाय कर देना है 50,000 रुपये हर महीने। तो देखिए, यदि आपको अभी 2025 से ही SWP शुरू करनी है, तो ऐसे में आपको इन पैसों को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा। इससे मेरा मतलब यह है कि जो इमीडिएटली 2025 से आप विड्रॉ करने वाले हैं, उसके लिए आप थोड़ा पैसा ऐसा इन्वेस्ट करें जहां पर उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी का जो जोखिम है वो कम रहे। तो इसके लिए इक्विटी सेविंग्स फंड अच्छा रहेगा। आप 25 लाख में से 5 लाख रुपए इक्विटी सेविंग्स फंड में पार्क कर दें, इन्वेस्ट कर दें और 2025 में जब आप SWP करें तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड से SWP करें। यहाँ पर रिटर्न्स आपको बहुत अट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो जोखिम है वो
कम रहेगा। तो पहले करीब करीब 2 साल आप यहाँ से SWP करें और उसके बाद बाकी के जो पैसे होंगे जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं या फिर जो आप बाकी का 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं वहाँ से SWP शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि 25 में से यदि 5 लाख आपने इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो बाकी जो 20 लाख है उसे कैसे करें। उस 20 लाख में से आप अपने कुछ एग्जिस्टिंग फंड्स को टॉपअप कर सकते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वहाँ पर आप 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके पास है, उसमें आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी के 10 लाख रुपए आप एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं उसमें कर सकते हैं। और इसके लिए आप टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या क्वांट बैलेंस एडवांटेज फंड को भी चुन सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है ज़िया उर रहमान ने और मिस्टर रहमान आपका सवाल है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को लेकर। आप जानना चाहते हैं कि उस पर कैपिटल गेन टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होगा। तो क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में मिनिमम 65% एलोकेशन आपका डेट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विटी एलोकेशन है वो 10% टू 25% होता है। तो यानी कि 65 भी नहीं, देखा जाए तो मिनिमम 75% एलोकेशन यहाँ पर आपका डेट में होगा। और जो नियम है टैक्स के उसके हिसाब से यदि किसी फंड में मिनिमम 65% एलोकेशन डेट में है तो यहाँ पर डेट फंड का जो टैक्सेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के ऊपर आपको जो भी गेन होगा उसके ऊपर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। यहाँ पर स्पेशल रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऐसा भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आप के इन्वेस्टमेंट पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स चुकाना होगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्या_ फंड। तो आपने पूछा है, बल्कि बताया है कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आपने 3000 रुपीज़ का पहला निवेश किया था और उसके बाद 500 रुपये पर मंथ की आपकी SIP चल रही है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2000 रुपीज़ का पहला निवेश और फिर 500 रुपीज़ पर मंथ की SIP। टाटा स्मॉल कैप फंड में पहला निवेश 1800 रुपये का और फिर 500 रुपीज़ की SIP। मेरे एसेट निफ्टी मिड स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 FOF, इसमें आपने 500 रुपये की SIP की है पर मंथ। HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड में 3500 रुपीज़ पहली बार और फिर 500 रुपये की SIP की है। एडलवाइज गोल्ड सिल्वर FOF में 2000 रुपीज़ पहली बार और 200 रुपीज़ पर मंथ की SIP की है। और अब जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। मार्केट गिरने पर थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाते रहेंगे और साथ ही आपने कहा है कि SIP अमाउंट सेम रहेगा। और HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड जो आपके पोर्टफोलियो में है उस पर आप मेरी राय चाहते हैं। देखिए, फंड्स आपके पोर्टफोलियो में सभी अच्छे हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि आप बहुत छोटे छोटे अमाउंट की SIP कर रहे हैं, यानी कि 500 रुपीज़ की SIP चल रही हैं और फंड आपके पास काफ़ी इकट्ठा हो गए हैं। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 2 या 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। इतने सारे फंड्स आपने रखे हुए हैं और देखिए, मल्टी कैप फंड के थ्रू भी आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले रहे हैं, फिर अलग से आपने स्मॉल कैप फंड लिया हुआ है। ऐसे ही मिड कैप फंड भी आपके पास में है और मल्टी कैप में आपके पास एक्टिव और पैसिव दोनों फंड्स हैं। तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके बजाय यदि आप टोटल 2 या 3 फंड्स रखें तो काफ़ी होगा। और आप जैसे कि एक मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, एक आप फ्लेक्सी कैप फंड रख लें, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रख लें, तो ये काफ़ी रहेगा। तो मेरे हिसाब से यदि यहाँ पे थोड़े बदलाव करें तो ये बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिए। निपॉन मल्टी कैप फंड को आप बिल्कुल रहने दें पोर्टफोलियो में। साथ ही मेरे एसेट निफ्टी मिड स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी फंड आपने लिया हुआ है, इसको भी आप रख लें। और इसके साथ एक सिर्फ HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप
50 25 25 जो है इसे आप रखें। उसके अलावा इक्विटी फंड्स दूसरे आप ना रखें पोर्टफोलियो में। हाँ, एडलवाइज गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड जो है उसमें आप अपना निवेश जारी रख सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। फंड सभी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंड्स खराब हैं, लेकिन जिस तरह से आपका एलोकेशन यहाँ बना हुआ है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर लिखा है कॉमर्स आई, और आपका सवाल ये है कि स्पाउस की डेथ के बाद जो इन्वेस्टमेंट है उनके नाम से उसे कैसे विड्रॉ किया जाए। तो यदि आपका सवाल म्यूचुअल फंड से संबंधित है तो यहाँ पर तरीका ये है कि पहले आपको ये देखना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगल नेम में है या जॉइंट नेम में है। अब मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, यानी कि जो निवेश है वो जॉइंट नेम से है, वहाँ पर एक यूनिट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जिसकी डेथ हुई है उस डिसीज पर्सन का नाम यहाँ से डिलीट किया जा सकता है, और जो दूसरा यहाँ पर अकाउंट होल्डर है वो अब यहाँ पर सोल होल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर दो अकाउंट होल्डर्स थे म्यूचुअल फंड फोलियो में, और एक का नाम वहाँ से डिलीट हो जाएगा और दूसरा जो यूनिट होल्डर है वो अब सोल अकाउंट होल्डर यहाँ पर बन जाएगा। और साथ ही यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो भी शायद चेंज करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए जो पहला अकाउंट होल्डर है जिसका नाम पहले है उस फोलियो में उनके नाम का यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है अब क्योंकि वो सोल अकाउंट होल्डर हो जाएगा तो उनकी अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होंगी, तो बैंक मैंडेट आपको सबमिट करना होगा, ये तरीका होगा। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर जो डिसीज्ड है जिनकी डेथ हुई है वो म्यूचुअल फंड में सिंगल अकाउंट होल्डर थे, ऐसे में यहाँ पर नॉमिनी होना जरूरी है। अब नॉमिनी यहाँ पर है तो आप उन यूनिट्स को नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स की एक एप्लीकेशन देनी होगी, और साथ में जो नॉमिनी है उनका यदि केवाईसी पहले से है तो अच्छा है, नहीं है तो उनका केवाईसी आपको करना होगा, नो योर कस्टमर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, और साथ ही बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पर अपडेट करनी होंगी। इसके अलावा यदि आप म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस में तो जो भी नॉमिनी है वो जो पॉलिसी में डेथ बेनिफिट है उसे क्लेम कर सकते हैं, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि ओरिजिनल पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत होगी, साथ में डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड या पॉलिसी होल्डर जो है उसका आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, और साथ ही नॉमिनी के जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो और बैंक अकाउंट के प्रूफ देने होंगे, और इस तरह से वो जो डेथ बेनिफिट है पॉलिसी में वो मिल जाएगा। और यदि बात हो रही है फिक्स डिपॉजिट की तो जिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, और ये जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो नॉमिनी को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के लिए ध्यान रहे कि यदि निवेश अलग अलग स्कीम में है या अलग अलग फंड हाउसेस में है तो आपको ईच स्कीम और साथ ही अलग अलग फंड हाउस के लिए ये जो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स है इसकी प्रक्रिया इंडिविजुअली आपको करनी होगी। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर दिनेश कुमार ने। दिनेश कुमार जी, आपने बताया है कि आप सीआरपीएफ में अपनी सेवा दे रहे हैं, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई क्योंकि सीआरपीएफ और बाकी सभी सीएपीएफ के साथ मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और आपने पूछा है कि आपके पोर्टफोलियो में है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सब मिलाकर 15,000 पर मंथ की एसआईपी आप कर रहे हैं, और 20 साल का आपका नज़रिया है, और आप 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं 20 साल में। तो क्योंकि आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यदि मैं 12% के CAGR से कैलकुलेट करूं तो 20 ईयर्स में आपके पास इकट्ठा होते हैं करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपीज़।
और आपका टारगेट जो है वो है 2.50 यानी कि 2.5 करोड़ का। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो बढ़ाना होगा। अब यदि आप मान लीजिए कि 7% से स्टेप अप करते हैं, हर साल 7% से आप बढ़ाते जाते हैं, तो करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपीज़ आपके पास इकट्ठा होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो काम कीजिए कि हर साल आप 7-8% से स्टेप अप कीजिए। और उसके अलावा क्योंकि आप 20 साल की बात कर रहे हैं, तो 20 साल में आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी कई बार बढ़ेगी। तो उस हिसाब से जैसा भी मुमकिन हो सके आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें, तो आप 2.5 करोड़ ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम्स आपके पास सभी अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, आपको स्कीम्स कम करनी चाहिए। अब क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया कि जिन स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें आप का एलोकेशन कैसे है, किस स्कीम में कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने की एसआईपी कर रहे हैं। यदि आप मुझे ये बता देंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी स्कीम आपको रखनी चाहिए, किस स्कीम से निकलना चाहिए या एसआईपी कैंसिल करनी चाहिए। और टोटल 15,000 को मैं आपको 5 स्कीम में डिवाइड करके आपका पोर्टफोलियो बनाने में मदद करूंगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि जो स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, हर स्कीम में कितने कितने अमाउंट की एसआईपी आप भी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों, आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।